जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में बातें करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10, क्योंकि क्षार जो है लाल विलयन को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षार विलयनों का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि अंडे के पीसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से अभिक्रिया कर उसे दूधिया कर देती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3 है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 ml, क्योंकि हम लोग जो है पहले 10 ml क्षार ले रहे थे और 8 ml अम्ल ले रहे थे, तो अब उसका दोगुना कर दिए हैं। अब जो है 20 ml क्षार ले रहे हैं, तो यानी कि अम्ल को भी इसका दोगुना यानी कि 8 दूनी 16 ml जो है अब हम लोग अम्ल को भी लेंगे, क्योंकि जिस अनुपात में क्षार है उसी अनुपात में अम्ल को मिलाने से विलयन जो है पूर्णतः उदासीन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 ml। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटासिड, क्योंकि एंटासिड जो है पेट में अम्ल की अधिकता को कम कर देता है। ये एंटासिड आपका जो है एक प्रकार का क्षार होता है जो अम्ल की मात्रा को कम कर देता है, जिसके कारण हमें जो है अपच नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो प्रश्न ए का आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन का निर्माण करती है और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है जो जिंक Zn से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 का निर्माण करती है। अब इस समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो है अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या समान है या नहीं। अगर नहीं समान है तो उसको समान करेंगे, लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले उस तत्व के पास जाएंगे जिसका परमाणु संख्या सबसे अधिक है इस समीकरण में। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं अभिकारक में और उत्पाद में भी 4 परमाणु हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं अभिकारक में और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। उसके बाद सल्फर का 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। जिंक का भी 1 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है, यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये आपका संतुलित है। क्वेश्चन नंबर बी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है, हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। अब इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए को किए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी को भी संतुलित करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे जिस तत्व के पास अधिक परमाणु है, तो यहाँ पर जो है उत्पाद में क्लोरीन के पास भी 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के पास भी 2 परमाणु हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 का गुणांक लगा देंगे इसके आगे, मान लीजिए ये 2 का गुणांक अभी नहीं है, ठीक है, पहले तो नहीं रहेगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। 2HCl जो है संतुलित करने के बाद आता है, तो यहाँ 2 का गुणांक लगाने से जो है ये 2H हो जाएगा और 2Cl भी हो जाएगा, यानी अभिकारक में 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और 2 क्लोरीन में, और यहाँ पर जो है उत्पाद में पहले से ही क्लोरीन और हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है।
अब जो है मैग्नीशियम की ओर बढ़ते हैं। तो अभिकारक एवं उत्पाद में मैग्नीशियम का जो है एक ही परमाणु है। अब जो है ये रासायनिक समीकरण भी आपका जो है संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर सी है, सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो अब हम लोग इसे संतुलित करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होता है और हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। ये जो आगे यहाँ पर गुणांक लगाया गया है इस पूरे अभिक्रिया में ये सब पहले से नहीं रहता है। ये सब गुणांक, जैसे यहाँ 3 का गुणांक है, इसको अब हम लोग संतुलित करते टाइम लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे किस तत्व का परमाणु सबसे अधिक है। तो उत्पाद में ऑक्सीजन के 4/12 परमाणु हैं। अब जो है हम लोग अभिकारक में भी ऑक्सीजन का 12 परमाणु करेंगे। तो यहाँ पर पहले से 4 परमाणु हैं, अगर 3 का गुणांक लगाएंगे तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 12 परमाणु अभिकारक और उत्पाद में भी हो जाएंगे। अब जो है हाइड्रोजन का 3 दूनी 6 परमाणु हो गया है अभिकारक में। तो उत्पाद में भी यहाँ पर 2 परमाणु हैं, अगर 3 का गुणांक लगाएंगे तो 6 परमाणु हो जाएगा उत्पाद में भी। और उसके बाद जो है सल्फर का 3 परमाणु है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है सल्फर के 3 परमाणु है उत्पाद में भी, और अभिकारक में भी 3 परमाणु है सल्फर के। अब उसके बाद जो है एल्युमिनियम का 2 परमाणु है उत्पाद में। तो अभिकारक में यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने से एल्युमिनियम का 2 परमाणु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा से अभिक्रिया करके फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसका रासायनिक सूत्र इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका फेरस यानी लोहा है, और ये फेरिक क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है, ये गलती से दे दिया गया है। और उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस है। अब इसको संतुलित करना है तो हम लोग देखेंगे किस तत्व के पास अधिक परमाणु है। तो क्लोरीन के पास 3 परमाणु है उत्पाद में, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 3 परमाणु अभिकारक में भी गुणांक लगाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 3 परमाणु हो जाएंगे, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 परमाणु पहले से हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ 3 का गुणांक लगाएंगे तो 6 परमाणु हो जाएगा हाइड्रोजन का, और अगर यहाँ पर 6 का गुणांक लगाएंगे तो क्लोरीन का जो है 6 परमाणु हो जाएगा अभिकारक में, और हाइड्रोजन का भी 6 परमाणु हो जाएगा अभिकारक में। अब अगर हम लोग यहाँ 2 का गुणांक लगाएंगे तो क्लोरीन का जो है 3 दूनी 6 परमाणु हो जाएगा उत्पाद में, और क्लोरीन का 6 परमाणु अभिकारक में है 6 का गुणांक लगाने से। लेकिन यहाँ 2 का गुणांक लगाने से जो है फेरस का 2 परमाणु हो गया है उत्पाद में। अब अगर हम लोग यहाँ पर भी 2 का गुणांक लगा देंगे अभिकारक में तो फेरस का 2 परमाणु हो जाएगा अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि हम लोग जो है एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पर 2 फिगर बनाया गया है इस क्रियाकलाप के लिए। तो एक कॉर्क पर 2 कील लगाकर कॉर्क को बीकर में रख देंगे। अब उसके बाद चित्र के अनुसार कीलों को वोल्ट की एक बैटरी के 2 टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ देंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब उसके बाद बीकर में थोड़ा सा तनु अम्ल विलयन डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इस क्रिया को जो है अल्कोहल विलयन और ग्लूकोज विलयन के साथ भी दोहराएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बल्ब केवल तनु अम्ल की उपस्थिति में ही जलता है। जब हम लोग बीकर में अम्ल को रखते हैं तभी जो है ये बल्ब जलता है, और बाकी जो 2 स्थितियां हैं अल्कोहल और ग्लूकोज की उपस्थिति में ये बल्ब नहीं जलता है। अर्थात ग्लूकोज और अल्कोहल की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि यह विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब जो है ये क्रियाकलाप दर्शाया गया है, तो इस फिगर को बनाना ज़रूरी है एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। तो इसका उत्तर होगा कि आश्रित जल एक शुद्ध रूप है और यह किसी भी प्रकार के आयनों से मुक्त होता है। विद्युत के संचालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये विद्युत का संचालन नहीं करता है। जबकि वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता है, इसमें वातावरण की आंशिक अशुद्धियां मिली हुई होती है, अतः यह विद्युत का संचालन करता है। यानी कि आश्रित जल में जो है H+ आयन उपस्थित
नहीं होते हैं, इसीलिए ये जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा के जल में H+ आयन उपस्थित होता है, इसीलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा, अम्ल जल विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जो उनकी अम्लता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जल की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 विलयनों A, B, C, D और E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन जो है, ऑप्शन ए है उदासीन है। तो उदासीन विलयन के लिए pH का मान 7 होना चाहिए। तो विलयन डी का pH का मान 7 है, तो उदासीन विलयन जो है विलयन डी है। उसके बाद प्रबल क्षारीय, तो प्रबल क्षारीय होने के लिए जो है क्षारीय विलयन का pH का मान जो है 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, और अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। तो प्रबल क्षारीय होने के लिए जो है 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा जो है एक 9 है और एक 11 है, तो प्रबल जो है वो 11 होगा, और 11 जो है विलयन सी का है। तो विलयन सी जिसका pH का मान 11 है। उसके बाद प्रबल अम्लीय, तो अम्लीय होने के लिए 7 से कम होना होगा, और 7 से कम जो है 1 है और 4 है। तो इसमें जो है प्रबल अम्लीय होने के लिए सबसे कम कौन वाला है? तो विलयन बी जिसका मान जो है pH का मान 1 है। फिर है दुर्बल अम्लीय, तो दुर्बल अम्लीय जो है 4 हो जाएगा, जो है विलयन 1 का pH का मान 4 है। फिर दुर्बल क्षारीय में जो है विलयन ई होगा, ठीक है, जिसका pH का मान 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लिया गया है। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल लिया गया है। दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? तो इसका उत्तर होगा परखनली ए में, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल से अधिक अभिक्रियाशील है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल है। इसलिए जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें है उसमें अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका उत्तर होगा, दही दूध से अधिक अम्लीय होता है, इसलिए जब जो दूध है वो दही बन जाएगा तो उसका pH का मान जो है 6 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ग्वाले ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। तो 2 कथनों का उत्तर देना है। पहला है, ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? तो इसका उत्तर होगा, जब दूध अधिक अम्ल हो जाता है तो वह खाने पीने योग्य नहीं रहता है। ताज़ा दूध समय के साथ साथ अम्लीय होता रहता है, इसलिए ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्षार मिला देता है ताकि दूध अम्लीय होने में अधिक समय ले और ज़्यादा समय तक दूध सुरक्षित रहे। दूसरा कथन है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है, यह दूध ताज़े दूध से अधिक क्षारीय होता है, इसलिए इस दूध को दही यानी कि अम्लीय बनने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आर्द्रता यानी जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है, और जो है जिप्सम एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है, और जिप्सम बनने के बाद ये जो है कोई उपयोग का नहीं रह जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 12H2O, जो जल से अभिक्रिया करके जिप्सम यानी CaSO4 2H2O का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका 2 उदाहरण है। पहला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक तथा जल बनाता है। इसका जो है रासायनिक समीकरण यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। ये रासायनिक समीकरण भी यहाँ नीचे दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो इसका उत्तर है, धोने के सोडा के दो प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। दूसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। पहला है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।